गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए हफ्ते, एक नए दिन और एक नई खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और हमारा शो भी देख रहे होंगे। और आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का जो लॉन्ग वीकेंड था जनाब वो भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। और आज बहुत सारे लोग जो है ना एक पूरे हफ्ते के बाद अपनी डेली रूटीन रिज्यूम करेंगे और अपने काम काज पर वापस जाएंगे। तो ना अब ईद और छुट्टियों वाले मोड से बाहर निकल आना चाहिए। अपने हफ्ते का आगाज हमें मुस्बत सोच और एनर्जी के साथ करना चाहिए, क्योंकि यही हम होते हैं जो अपनी जिंदगी की कामयाबी और नाकामी का फैसला करते हैं। और जिंदगी में हमें कई मौके मिलते हैं, कई दरवाजे हमारे मुंतजर होते हैं और यही हमारे हाथ में होता है कि हमने कौन से दरवाजे को अपने लिए बंद करना है और कौन से दरवाजे को खोलना है। तो इसलिए जनाब हर रोज सुबह उठना चाहिए, नई शुरुआत करनी चाहिए, नई एनर्जी और मुस्बत एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम जिंदगी में कामयाबियां ज्यादा से ज्यादा समेट सके। तो आज नए हफ्ते का आगाज हो चुका है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग भी इस वक्त तैयार हो रहे होंगे और एक नई एनर्जी के साथ अपने ऑफिसेज में अपने काम के साथ चले जाएंगे अपने ऑफिसेज में और अच्छी मूड के साथ जो है ना अपने हफ्ते का, अपने दिन का आगाज करेंगे। तो हम भी अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और बात कर लेते हैं कुछ जनाब मौसम के हवाले से। तो मौसम के मिजाज इस वक्त बाहर बहुत ज्यादा बरहम होते जा रहे हैं। एक तो गर्मी बढ़ती जा रही है और दूसरा ओवरऑल लाहौर का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो लाहौर में हीट वेव के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं और लाहौर में हीट वेव मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। आज भी शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत बताया गया है वो है 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि ज्यादा से ज्यादा बताया जा रहा है कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कानात भी हैं। महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई भी की है कि आने वाले दिनों में भी लाहौर समेत पंजाब के बेशतर जो मैदानी इलाके हैं वो शदीद गर्मी की लपेट में ही रहेंगे। तो गुज़श्ता कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि लाहौर मौसमियाती तब्दीलियों की शदीद जद में रहता है और हर साल मौसम सरमा से पहले स्मॉग का मसला जो है उससे हमें झेलना पड़ता है। लेकिन अब हीट वेव की शक्ल में एक और इम्तिहान हमारे सर पर आ पड़ा है। हुकूमत के जो बुलंदोबांग दावे थे उसके बरक्स लाहौर की जो फजा है वो आलूदा तरीन होती जा रही है दिन ब दिन। गुज़श्ता हुकूमत की जानिब से बिलिंट्री मंसूबे और मेवाकी जंगलात लगाने का जो ऐलान किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो हीट वेव क्या होती है, इसकी वजूहात क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो मौसमियाती तब्दीलियों पर काबू पाने के लिए हमें बर वक्त क्या क्या इकदाम करने की जरूरत है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है महक मसूद है, माहिर माहौलियात हैं। महक, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। महक, ये जो मौसमियाती तब्दीलियों का मसला है ये तो बहुत देर हो गई चलती आ रही है। जैसे मैं बात करी थी कि सर्दियाँ शुरू होती थी तो स्मॉग का मसला हमारे सर पर आ पड़ता था। अब जैसे ही गर्मी आई है तो हीट वेव का जो है खदशा जाहिर किया जा रहा है महकमा मौसमियात की तरफ से। सबसे पहले हमें बताइए कि हीट वेव है क्या और दूसरा ये इंसानी जिस्म के लिए कितनी नुकसानदेह है? आपने बड़ा पर्टिनेंट एग्जांपल दिया है कि विंटर्स होती है तो स्मॉग है। अब हम स्प्रिंग भी तो हमने इस दफा फेस ही नहीं किया। और हम डायरेक्टली गर्मियों में लैंड किए, के बाद गर्मियों में आ गए। सो अगर इसको मैं आसान लफ्ज़ में बताऊँ, हीट वेव है करें। अगर आपको पता हो कि इन अप्रैल हमारा जो टेम्परेचर रेंज रहती थी इट वाज बिटवीन 23 to 29 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर अब पिछले महीने से मार्च से लेकर अब तक अगर हम एवरेज टेम्परेचर को देखें, इट्स बीन गोइंग टू 43, 42 बिल्कुल, और जो मिनिमम है वो 35 है। सो दिस एब्रप्ट इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि एकदम से इतना ज़्यादा गर्मी की शिद्दत में इजाफा, दिस इज कॉल्ड हीट वेव। और हीट वेव बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है ये क्योंकि हमारा ये जो मौसमियाती तब्दीली का जो ये प्रोसेस है ये अब एक ग्लोबल लेवल पे भी चल रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो मौसमियाती तब्दीली के लिहाज से हम लोग 8वें नंबर पे हैं जो हिट करता है और हमें ये अब डिफरेंट तरीक़ों से हिट कर रहा है। जैसे स्मॉग, वो हम कह सकते हैं कि एक मैन मेड वो है, बट हीट वेव ये नेचुरल भी है। और इसमें मैन मेड कैसे मैन मेड एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है। सो देखिए, क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट जो है वो इट हैपन्स ओवर अ डेकेड। जब एक कांस्टेंट वेदर और मौसम में तब्दीली है फॉर अ डेकेड हो
तो उसको टर्म करते हैं साइंटिस्ट एज क्लाइमेट चेंज। और वेदर है जैसे गर्मी से और सर्दी, जैसे सीजनल वेरिएशन फॉर 4 months। बट अब हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये जो चेंज है ये हम सफ़र कर रहे हैं। इट्स बीन नाउ ईयर्स, तो ये तो डेफिनेटली हमारा जो वेदर है पैटर्न्स चेंज हो गए हैं। ठीक है। मेन रीज़न हीट वेव क्यों बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। इससे एक तो ये कि आपका बॉडी जो डिहाइड्रेशन है, एंड आपको अगर हीट स्ट्रोक हो तो यू कैन गेट फेंटेड, डिजीनेस, हाइपोथर्मिया यानी फीवर, एकदम से आपका जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो जाएगा, और बॉडी लूज कर देती है बहुत ज़्यादा फ्लूइड, और डिजीनेस, बेहोशी, डिहाइड्रेशन। हम लोगों को 2010 में और बहुत शदीद हीट वेव स्ट्राइक की थी कराची में। अगेन कराची में होती थी, और उसमें दे ऑल्सो हमें एक हीट वेव में तो 1500 डेथ्स हुई थी। बिल्कुल ऐसी है। तो ये इतना ज़्यादा सवेयर है। और नाउ वी आर, हम अब लाहौर में भी फेस कर रहे हैं। रीज़न वही है, हमारे जो अर्बनाइजेशन है उसको अनप्लान्ड है। हमने दरख्त काट दिए, पिछले 20 सालों में दरख्तों की कटाई हुई, और हमने रीप्लांटेशन नहीं की। फिर बिल्डिंग्स बनी हैं हमारी ऐसी, हमारी बिल्डिंग्स का वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उसमें कूलिंग इफेक्ट हो। अब देखें कराची डिफरेंट है, वहाँ पे ब्रीज एटलीस्ट शाम को चल जाती है। अब लाहौर इज बिल्कुल डिफरेंट हमारा टोटल इन्वायरमेंट है। अब यहाँ पे भी वर्टिकल बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा, जो ब्लॉक कर देती हैं विंड, जो हवा का जो एक फ्लो है नेचुरल। सो ये सब फैक्टर्स हैं। फिर इंक्रीज इन कार्स और फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये तो स्मॉग की वजह भी है, और हीट वेव भी इसमें कहीं ना कहीं आती है। अब आप देखें, अगर आप सैटेलाइट इमेज चेक करें लाहौर सिटी के, तो हमारा ग्रीन कवर बहुत कम हो गया। जैसे पहले होता था, आपके ही ऑफिस की जो बिल्डिंग है स्कॉल्ड ठंडी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त है। स्टिल आप देख लें, अगर बाकी शहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इस एरिया का टेम्परेचर बहुत कम होगा हीट वेव। एग्जैक्टली। तो ये सब चीज़ें हैं जो उसने अब इसको कंट्रीब्यूट किया है। और ये अब ये इस दफ़ा क्या कहते हैं, हमें हीट वेव की प्रेडिक्शन है। आपने जैसे भी मेंशन किया, आपकी न्यूज़ में भी था कि महकमा मौसमियात ने किया है, दिस वीक हमारा टेम्परेचर जो है वो 43 डिग्री तक टच कर सकता है। लेकिन महक, जैसे लास्ट हुकूमत की अगर बात की जाए तो उन्होंने बहुत सारे जो एबिलेंट्री सुनामी मंसूबे और दरख्तों वाली जो मुहिम थी वो चलाई, दरख्त भी लगाए। तो आपको नहीं लगता कि उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे माहौल को, या उतनी प्लांटेशन की नहीं गई जितनी हमें ज़रूरत थी? देखिए, प्लांटेशन कोई ओवर द नाइट आपको उसका इम्पैक्ट जो है ना वो रिसीव नहीं हो सकता। ये दरख्त लगे हैं, बट उसको थोड़ा और स्पीड अप होना चाहिए था। अच्छा। और हमें रैपिड फॉरेस्टेशन की तरफ जाना है, और उसमें मेरे ख्याल से इतना था मोमेंटम था उस यानी कि लास्ट प्रोजेक्ट में, बट उसको मेरे ख्याल से जो अभी करंट हम इमरजेंसी में, वी आर इन अ क्लाइमेट इमरजेंसी, सो इसको ना मेरे ख्याल से एक प्रायोरिटी होना चाहिए। इसका जो जितनी बाकी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी, इसको भी एक प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम एक फॉरेस्ट्रेशन को एक अपनी प्रायोरिटी बनाए। अनफॉर्चुनेटली इट वाज समहाउ स्टार्ट है प्रोजेक्ट, अच्छा, बट उसको थोड़ा स्पीड अप जरूर होना चाहिए। अच्छा। और दरख्त काटना आसान है, उगाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और एक दरख्त जो कटता है उसको वो उगने में या उसको सायादार होने में कई साल लगते हैं। बट अगेन अब तो जैसे आपने अभी मकावी फॉरेस्टेशन की आपने एग्जांपल दिया, ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन आई थिंक इट्स नीड मोर कंक्रीट एफर्ट्स। बहुत ज़्यादा हमें गवर्नमेंट को तो इस पे करना ही चाहिए, बट हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी अपने तरफ से लेने चाहिए इनिशिएटिव प्लांटेशन के साथ। और आपने महक ये भी देखा होगा कि ग्लेशियर्स भी इस वक्त पिघल रहे हैं। इतनी गर्मी हो चुकी है, और न्यूज़ में भी आपने वो देखा होगा, बर्फ गिर गया और हुंजा पे वहाँ पे। तो क्या फिर हम करें इस तरह की, जब ये क्लाइमेट चेंज रैपिडली जो है वो चेंज हो रहा है और इस तरह की चीज़ आ रही है, हीट वेव भी आगे आएगी, ग्लेशियर्स वहाँ पे पिघल रहे हैं, तो इस सूरत हाल में हमें फौरी इकदाम क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, फौरी इकदाम एक तो ये कि इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन, हमें इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए। अभी अल्लाह ना करे, बट हमारे हॉस्पिटल्स को अलर्ट पे होना चाहिए। अच्छा। कि
इतनी हीट वेव है और दे माइट हैव केसेस। सेकेंडली दूसरे इमरजेंसी पॉइंट पे अगर हम प्लांटेशन प्लस हमें पॉलिसीज ऐसी निकालनी चाहिए हमें। अभी करंटली अगर हीट वेव है तो हमें मिनिमम कुछ देखें रैपिड पॉलिसी मेजर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लें। फॉर एग्जांपल अभी हीट वेव है तो वी नीड टू शट डाउन स्कूल्स एटलीस्ट, ताकि बच्चों का एक्सपोजर कम हो। हम लोग ऑफिसेज का एक्सपोजर कम कर सकते हैं जहाँ से मिनिमम पॉसिबल है कि हम अपना लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें एक्सपोजर। जाहिर बात है हम एक डेवलपिंग नेशन है, हमें काम करने के लिए निकलना है। लोगों को अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, एक अवेयरनेस ये है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन ये उस पर लिए वो क्या कर सकते हैं, बट एक ऑल्सो कि ये नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं या डिजास्टर्स हैं क्लाइमेट चेंज के, ये कैसे अडेप्ट कर सकते हैं इसके उसको लेकर काफ़ी चीज़ें हैं स्टेप बाय स्टेप हम कर सकते हैं। इसको ये सारा जो इन नेचुरल डिजास्टर्स को मैनेज करने के लिए या ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस को, इसको एक टर्म हम लोग एज एन एक्सपर्ट यूज़ करते हैं, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन। ओके, तो अडेप्टेशन मीन्स कि हम अडेप्ट करें विद द करंट सिचुएशन, और उसको हम कैसे कर सकते हैं, इट कुड बी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस एज वेल और कुछ सोशल पॉलिसी लेवल के इंटरवेंशंस एज वेल। इसमें ये हो सकता है कि हम अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब नया बिल्ड करें या हम लोग जो अपने घर बनवा रहे हैं इस तरह की डेवलप करें जो हमारे माहौल के मुताबिक हो। नॉट लाइक कि हम एक अमेरिकन स्ट्रक्चर टाइप घर बना लें। हम रूफटॉप, अब अगर वर्टिकल बिल्डिंग्स हैं तो हम रूफटॉप गार्डन कर रहे हैं। हाँ, exactly. एक चीज़ जो रैपिडली बहुत ज़्यादा हीट को ये एक यूज़ होता है, क्योंकि कनाडा में भी लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा हीट वेव आई थी, तो वो था कि उन्होंने अपनी सारी जो छतें हैं उनको पेंट कर दिया था वाइट पे, ताकि वो डिफ्लेक्शन हो सके एंड देयर इज नॉट ऑब्जर्वेशन अब्जॉर्ब कर सके। इस तरह के मटेरियल्स भी, इंसुलेशन मटेरियल्स भी यूज़ हो सकते हैं बिल्डिंग्स में। सो ये सब अपार्ट फ्रॉम प्लांटेशन देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट कैन बी इंट्रोड्यूस, और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। हम शेड इंट्रोड्यूस करा सकते हैं डिफरेंट पार्किंग्स में, इवन जहाँ पे अपने घर पे हैं मैक्सिमम जैसे डिफरेंट वेज ऑफ शेडिंग है। सो यू नो दिस स्मॉल स्टेप्स एंड देन अगेन अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पर देखें तो हमें जैसे हमारी रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं हुई, हमें नहीं पता। अब ये देखें जो अनप्रेसिडेंटेड हमारी वेव्स आ रही हैं, हम ये किस फ्रीक्वेंसी पे आएंगे, इसकी रीजंस क्या हैं, तो ये डाटा कलेक्शन और डेवलपमेंट और रिसर्च बहुत ज़रूरी है। सो इस तरीके से ताकि गवर्नमेंट कैन प्लान कि ये प्रॉब्लम है। मतलब हमारी प्लानिंग और जो प्लॉटिंग होती है इस हवाले से उसमें थोड़ा सा लैग हम कर रहे हैं। मतलब इसके इदारे बने हुए हैं, डिपार्टमेंट्स है एक पूरे जो इन पर रिसर्च कर रहे होते हैं कि उनके पास फिर डेटा मौजूद नहीं होता कि जिसके ऊपर वो रिसर्च कर सके और फिर लोगों को आगाह कर सकें कि आप लोगों ने आने वाले दिनों में क्या करना है अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। तो देखिए ये अभी देखें बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि इस दफ़ा हीट वेव की पहले से अलर्ट आया हुआ है, तो एक लेकिन बट हम में से कितने लोग हैं ये हीट वेव का पहले अलर्ट आ गया, स्मॉग का भी पहले अलर्ट आ जाता था, लेकिन कोई इकदामात नहीं किए जाते थे। इकदामात करना जो है ना वो इट्स रियली नीडेड के एक ये कि जैसे प्लानिंग होती है तो उसमें हम क्लाइमेटिक कॉस्ट एक वर्ड हमारे आई मीन उसको है कि हम ये मौसम में आती तब्दीली की एक कॉस्ट है उसको इंक्लूड करना शुरू करें अपने डिफरेंट कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें हम इंक्लूड करें कि अगर ये अनफोर्सीन कॉस्ट है और ये बजट है, ताकि उस बजट को यूटिलाइज करके डिफरेंट चीज़ें की जा सकें। एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है या एक क्या कहते कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो रही है, तो उसका क्लाइमेटिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है या उसमें एक क्वेश्चन रखना चाहिए। और ये क्लाइमेट प्लानिंग एंड पॉलिसी और ये एज पर पाकिस्तान क्योंकि हम पेरिस एग्रीमेंट के सिग्नेटरीज हैं एंड एवरी कंट्री इज सिग्नेटरी थ्रू दैट, तो ये एक बड़ा कंपोनेंट है उसका कि आपने अपनी प्रोजेक्ट प्लानिंग में इसकी कॉस्ट की रखनी है एंड देन उसको आपने इम्प्लीमेंट भी करना है। देखिए अब जो हालात हमारे चल रहे हैं कि ये तो अब never how we have to live here, अगर हमें सांस लेना है या अगर हमने जिंदा भी रहना तो ये करना भी पड़ेगा, खुद भी करना पड़ेगा। इंडिविजुअली हमें क्या क्या चीजें करने की जरूरत है अगर हमने अपने ही क्लाइमेट को ठीक रखना है। हुकूमती सतह पर तो चीजें होती रहेंगी लेकिन खुद भी तो इनफरादी तौर पर तो बहुत सी चीजें करनी है। टू वे ट्रैफिक है, ठीक है, गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और पब्लिक को भी उनको सपोर्ट भी करना चाहिए, प्लस ऑल्सो पूछना भी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं इसको लेकर। इंडिविजुअल लेवल पे हम ये कर सकते हैं कि हम अपने जैसे घरों में या अपने जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या जैसे भी है एज मच एज पॉसिबल हम प्लांट्स को इंक्लूड करें। हम
एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर जाएं, एक कूलिंग टेक्निक्स हैं डिफरेंट। बिल्डिंग अगर देखें एसी और ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बट देयर आर सम कूलिंग इंसुलेशन। जब आप नया घर बना रहे हैं थोड़ी सी उसकी प्राइस हाई है, बट आप ऐसे इंसुलेशन मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जिससे नेचुरली आपका जो घर है वो कूल है। और देन आप अगर कोई नया, जो लोग नया घर बनवा रहे हैं उनको वो इस तरह डिज़ाइन करें कि मैक्सिमम दे कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ हीट, कंसिडरिंग कि वो ग्लास सारा ना लगा लें या यू नो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। ऑल्सो ग्लास में कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो हीट अब्जॉर्बेंट होते हैं, तो ये पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। सो इस टाइप की अवेयरनेस जो है हमें खुद क्रिएट भी करनी चाहिए, क्योंकि ये और देन दे आर ऑल्सो क्लाइमेट फ्रेंडली एज वेल। ठीक है, पेंट्स ऐसे हैं दैट आर क्लाइमेट फ्रेंडली, अगर आप अपने घर के बाहर करवाएं। ब्रांड्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। और सेकेंडली आई ऑलवेज से गो बैक टू द बेसिक्स, सिंपल चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल्स को करें तो इट विल मेक अ डिफरेंस। लेकिन प्लांटेशन जैसे बात प्लांटेशन तो ज़्यादा करनी चाहिए, किस तरह के प्लांट्स पर हम देखिए, मैं तो हमेशा जो सजेस्ट करती हूँ, प्रेफर करती हूँ कि हमारे इंडिजिनस प्लांट जो हमारे पीपल के दरख्त हैं या आम के दरख्त हैं, जो इजीली, जामन का दरख्त है जो इजीली ग्रो भी हो सकते हैं और जो हमारी इस कंडीशन को वो भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। वी डोंट नीड फैंसी प्लांट्स, वी नीड जो हमारे इंडिजिनस। ठीक है, ये हमारे अपने हाथ में है कि हमने अपने क्लाइमेट को किस तरह ठीक रखना है। हम माहौलियाती तब्दीली के हवाले से बात कर रहे थे। महक मसूद हमारे साथ मौजूद थी, माहिर माहौलियात है। महक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई हैं। और जनाब, हम लोगों को खुद ही देखना है कि हम लोगों ने अपना क्लाइमेट या अपना जो माहौल है किस तरह ठीक करना है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी मौसम के हवाले से, तो मौसम गर्मा और बरसात के दौरान एक और मसला है जिसका सामना लाहौर के बासियों को करना पड़ता है, यानी कि हमें करना पड़ता है, वो है डेंगू वायरस। और एक मरतबा दोबारा डेंगू वायरस जो है वो सर उठाने लगा है और शहर के बेशतर मकामात पर डेंगू लार्वा की मौजूदगी ने तशवीश में मजीद इजाफा कर दिया। और खदशा अब ये जाहिर किया जा रहा है कि डेंगू बुखार के केसेस में इजाफा भी देखने को मिल रहा है। और डेंगू एक ऐसा वायरस है जिसको शुरू में ही अगर कंट्रोल ना किया जाए तो वो बहुत ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 5 करोड़ से ज़ायद अफराद डेंगू बुखार का शिकार होते हैं और 20,000 से ज़ायद अफराद उसके बाइस हलाक हो जाते हैं। और पाकिस्तान में डेंगू वायरस फिर क्यों सर उठाने लगा है, डेंगू बुखार और आम बुखार में क्या फ़र्क होता है और उससे कैसे बचाव मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर राजा ज़ुबैर हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर लाहौर हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, डेंगू एक बार फिर से सर उठाना शुरू हो गया है और 24 घंटों में अगर बात की जाए तो 2 केसेस सामने आए हैं। बताइएगा, क्या ये मौसम शुरू हो चुका है डेंगू का? इसकी क्या वजह है कि केसेस आना शुरू हो गए हैं इसके? बज़ाहिर ये मौसम गर्मी का है, इसमें पेशेंट तो कम आते हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर अगर देखें और पिछले सालों को मुवाज़ना करें, लेकिन इस साल अनयूजुअली पेशेंट ज़्यादा आए हैं। अभी हमारे पास लाहौर में तकरीबन 40+ पेशेंट्स हो चुके हैं इस साल के। तो उसकी 2-4 रीज़न्स हैं, जिस पॉजिटिव रीज़न्स भी हैं और एक नेगेटिव रीज़न भी हैं। पॉजिटिव रीज़न है कि हमने पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिटेक्ट किया है कम्युनिटी में जाकर, ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्टिंग की, ताकि हम बर वक्त उन लोगों को डिटेक्ट कर सकें और केस रिस्पॉन्स करके अपने इक़दाम जो हिफाजती है उसको बर वक्त बुरुकार लाया जा सके। दूसरा ये है कि नेगेटिविटी ये है कि शायद ये एक इंडिकेशन है टूवर्ड्स के फिर दोबारा डेंगू ना आए। इसके लिए हमें अपने तमाम जो वसाइल हैं उसको बुरुकार लाया जाए, बर वक्त तो तमाम लोगों को अपना किरदार अदा करने के लिए उजागर करना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, लाहौर के कई इलाकों से जो है लार्वा भी और मकामात से बरामद हुआ है, तो उसकी क्या वजह है? कि क्या सर्वेलेंस सही तरीके से नहीं की जा रही इंतज़ामिया की जानिब से? क्या वजह है इसकी कि मौसम से पहले ही अगर ये लार्वा बरामद हो रहा है? नहीं, जो लार्वा बरामद होना है ये एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि हमारी टीम्स जा रही हैं
और वो जाके उन जगहों को ढूंढ रही हैं और उसके ऊपर वो जो लार्वा मिल रहा है उसके ऊपर जो हमारे SOPs हैं उसके मुताबिक काम किया जा रहा है। अगर लार्वा ना मिले तो ये भी एक नेगेटिव चीज़ है कि आपकी टीम में कुछ भी नहीं कर रही फील्ड में, तो लार्वा मिलना एक कम्युनिटी में पॉजिटिव चीज़ की गिनी जाती है। ठीक है जी। तो वो मुझे बताइए, मौसम हम देखते हैं कि डेंगू का ये सुनने में आता है ना कि थोड़ा सा मौसम खुश्क होता है, और जैसे मानसून का आगे मौसम आने वाला है उसमें ज़्यादातर डेंगू पाया जाता है, लेकिन अभी तो शदीद गर्मी है। अभी शदीद गर्मी है, बाहर हमारे पास जो आउटडोर है वो लार्वा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वो ना मिलने के बराबर है। क्योंकि मच्छर जो है वो गर्मी की वजह से या तो मर जाता है या घरों के अंदर मूव कर जाता है। अब घरों के अंदर पानी की स्टोरेज है, लाहौर में पानी का मसाइल है, आपको पता है इलाकों में पानी की स्टोरेज होने के ड्रम्स हैं, लोगों के घरों में पड़े हुए पानी की टैंकियां अंदर पड़ी होती हैं, लोगों ने बर्तनों में पानी रखा होता है, जिसकी वजह से मच्छर अंदर जब मूव करता है तो वो अपने एग्स जो हैं वो अंदर घरों के अंदर देता है। तो ये एक टाइम होता है कि जब अगर हम घरों के अंदर भी उस पानी को मतवातर साफ़ करते रहें या दोबारा खाली करके उस कंटेनर को साफ़ करके दोबारा भर लें, तो वो हमारा चेन ब्रेक हो जाएगा और एग्स जो है वो मच्छर नहीं दे सकेगा, मच्छर काफ़ी हद तक मर जाएगा, जिससे हमारे पास काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता फिर कि अगर इसमें इजाफा होता जा रहा है, अगर देखें तो वक्त से पहले ही डेंगू पेशेंट्स में, तो फिर हमें जो अपनी मुहिम है, जो स्प्रे हम लोग करवाते हैं, वो पहले ही अब शुरू कर देना चाहिए? इंतजामिया जो है वो ये सेल्फ को फाल कर दे। लाहौर में हमारे पास तकरीबन 3147 टीमें जो इस वक्त लाहौर में काम कर रही हैं। ठीक है, लेकिन और वसाइल हमेशा महदूद होते हैं, स्प्रे हल नहीं है इस चीज़ का। क्योंकि आप अगर स्प्रे मतवातर करते जाएंगे, कम्युनिटी में मतवातर करते जाएंगे, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी स्प्रे के अगेंस्ट भी। जैसे आप समझते हैं एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। लेकिन हमने तो देखा ही है कि स्प्रे ही होता है, जैसे डेंगू सीजन आता है तो हर जगह स्प्रे किया जाता है। वो हमारे पास लास्ट रिजॉर्ट होता है जब मानसून के बाद एकदम से बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाता है, और मच्छर होने की वजह से हम लोग उस मच्छर को पकड़ नहीं पाते। मच्छर को पकड़ना पॉसिबल नहीं है, उसको तो स्प्रे करके मारा जाएगा। अभी लार्वा को पकड़ना पॉसिबल है, इसलिए लार्वे के ऊपर ज्यादा हम जो मच्छर तो अभी गर्मी की वजह से उड़ता ही नहीं है और उसी वक्त मर जाता है गर्मी की वजह से। इसलिए इस वक्त लार्वा डिटेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन स्प्रे। लेकिन इवन दाओ फिर भी हमने 750 जगह पे फॉग किया है लास्ट मंथ में। इवन ईद के दिनों में हमारे पास 200-250 जगह पे फॉग हुआ है। तो ये महदूद पैमाने पे की जाती है। पूरे शहर में अगर करेंगे तो सांस की बीमारियों का, इसकी जिल्द की बीमारियों का भी अच्छा होता है। तो बैलेंस किया जाता है चीज़ों को कि आप एक वक्त में एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या ले रहे हैं उस चीज़ की। तो मच्छर मारने के पीछे किसी को सांस की बीमारी नहीं लगाना चाहते। मतलब ये जो स्प्रे है ये आप लोगों के लिए ये लास्ट ऑप्शन रखा जाता है। जी जी। इसमें पहला है कि हम लोग अपनी टीमों को भेजते हैं जो सर्विस करती हैं, जो लार्वा डिटेक्ट करती हैं उस जगह पे। जब लार्वा डिटेक्शन होती है तो उस जगह पे फिर स्प्रे मैंडेटरी हो जाता है। लार्वा डिटेक्शन जब होती है तो उस घर को समझाया भी जाता है, वहाँ पे एजुकेशन की जाती है कि ये आपका लार्वा इस वजह से मिला है, इन वजूहात की। आपने नेक्स्ट टाइम विद इन 7 डेज एक दफ़ा घर को खुद चेक कर लेना, छतों को चेक कर लेना, जो इंपॉर्टेंट जगह है आपकी, फ्रिज का ट्रे है, वाटर कूलर है, वाटर ड्रम है, ये चीज़ें आपने खुद भी चेक कर लेनी है। जिसमें अगर वो अपना किरदार घर वाले अदा करते रहें तो फिर बड़ी हद तक हम लोग इस चीज़ पे काबू पा लेंगे। लेकिन होता ये है कि घर वाले इग्नोर कर देते हैं। उनके पास पानी में ड्रम पड़ा, पानी का ड्रम पड़ा है तो उसमें पानी 2 माह से वही पानी है, तो उसको दोबारा एक दफ़ा एम्प्टी करके साफ़ नहीं किया जाता। हमारी टीम्स हैं 3147, 17 लाख घर रहे हैं। लेकिन तो अभी क्या डाटा आपके पास आया है कि घरों से ज्यादा लार्वा बरामद हुए या कमर्शियल? हमारे पास अभी ज्यादा घरों से ही लार्वा बरामद हो रहा है। इंडोर लार्वा हमारे पास हमेशा से ज्यादा रहा और हमेशा ज्यादा रहा है। और इस साल जो आउटडोर है वो कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से हमने ज़्यादा एफर्ट करके आउटडोर लार्वे को ज़्यादा हमने आइडेंटिफाई किया उसको भी, ताकि कोई ऐसी जगह ना रह जाए आउटडोर जहाँ पे बारिश कल को हो और फिर लार्वा वहाँ पे पनपे और मच्छर जो है वो वायरस लेके पूरी कम्युनिटी में आ गए। तो इसका मतलब है कि मॉनसून के शुरू होने से पहले ही आप लोगों ने जो है अपनी सर्वेलेंस तेज कर दी है और टीम्स जो है वो जाके हमारी इस वक्त वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री के हमने टीम्स बर वक्त अपने दोबारा जो हम लोग हायर करते हैं जो वर्क चार्जशीट पे जो डेली वेजेस हमारे पास टेम्पररी मुलाजम होते हैं जो कि तकरीबन 3200 के करीब मुलाजम हमने मजीद हायर किए हैं। 6500 के करीब एंड्रॉयड हमने यूज़र रजिस्टर करवाए जो ऑनलाइन तमाम टैगिंग करते हैं, चाहे वो फॉगिंग हो, चाहे वो स्प्रे हो, चाहे हमारे पास वो मच्छर की डिटेक्शन हो। तो ये हमारे पास अगर देखा जाए तो तकरीबन 13 लाख के करीब एक्टिविटीज़ सिर्फ अप्रैल के मंथ में हमने लाहौर में की हैं जगह, मतलब 13 लाख स्पॉट्स हमने चेक किए।
और दूसरी चीज़ ये कि इसमें हमने 41,000 जगह पे अभी तक हम स्प्रे कर चुके हैं, जो कि ऑनलाइन एंड्रॉयड कोई भी किसी वक्त भी डैशबोर्ड खोल के चेक कर सकता है। 750 जगह पे हमने फॉगिंग की है, जो लास्ट मंथ में अप्रैल में हमने की है। 143 जगह पे हमने FIRs दी हैं, जो मुख्तलिफ मकामात पे आउटडोर पे जब मिलता है तो हम उस पर अवेयरनेस के सेशंस भी किए गए हैं, जगह जगह बताया भी गया लोगों को, सेमिनार्स किए गए हैं। हम अपनी तरफ से बिल्कुल मैं अपने पाँवों पे खड़े हैं, तैयार हैं। हाँ। हमारी मशीनरी सारी की सारी तैयार है। अनफॉर्चुनेटली खुदा ना खास्ता कोई ऐसा दोबारा कोई चेन आए तो फिर हम लोग उसको पूरा काबू करने की पूरी कोई सलाहियत रखते हैं और इंशाल्लाह होपफुली हम इसको नहीं इस दफ़ा। लेकिन ये तवक्को की जा सकती है कि लास्ट ईयर जिस तरह डेंगू का एक सीजन आया था और बड़ा वर्स्ट रहा था हम सब के लिए, क्योंकि उसमें केसेस बेतहाशा थे और लोगों की अमवात भी बहुत ज़्यादा हुई थी, तो इस तरह का सिचुएशन इस दफ़ा देखने नहीं मिलेगी इंशाल्लाह होपफुली। लाहौर में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन आपको पता लास्ट ईयर हम कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट के वसाइल महदूद हैं, हम लोग कोविड की तरफ भी, कोविड की वजह से भी थोड़ा सा निगलेक्ट हो गई थी, बड़ी जंग थी। निगलेक्शन तो नहीं कह सकते, हमें इसका अंदाजा था पहले से भी। हमने बर वक्त उसकी तैयारी नहीं की गई थी। वक्त उस तरह हम लोग, क्योंकि हमारा ज्यादातर वो दूसरी एक बीमारी ऐसी थी जो ज्यादा जाने ले रही थी, तो हम लोगों ने उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो अपना समझा और गवर्नमेंट की भी तरजीहात उस तरफ थी लास्ट ईयर। तो ये बैलेंस करना पड़ता है चीज़ों को कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं। अब चूँकि हमने कोविड को बड़ी अच्छे तरीके से लाहौर में कंट्रोल किया, आपने देखा हमने उसको बहुत ज़्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड में, हाँ जी बिल्कुल, लाहौर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के बावजूद हम लोगों ने यहाँ पे ये बहुत कम पेशेंट्स यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड में अप्रिशिएशन भी मिली कि हमने बहुत बेहतर एक्सपो सेंटर्स हमने जो हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो ये उस तरफ अटेंशन डाइवर्ट होने की वजह से हम लोग थोड़ा सा इस तरफ उस तरह तवज्जो नहीं कर सके। लेकिन होपफुली इस साल हम बिल्कुल इस तरफ अपनी ऑब्जर्वेशन और अपनी पूरी जो कुव्वत है वो इस डेंगू की तरफ रखी हुई है, और मुझे उम्मीद है कि इस साल हम लोग इसको अच्छे तरीके से इंशाल्लाह हम भी यही चाहते हैं कि बर वक्त इसकी तैयारी की जाए इससे निपटने के हवाले से, और जब इसका सीज़न आए तो हम इस पर काबू पा सके। लेकिन दूसरा अब आ जाते हैं कि डेंगू बुखार के हवाले से, क्योंकि आजकल वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है तो लोग बुखार में मुब्तला हो रहे हैं, तो अगर डेंगू हो जाए तो उसके बुखार के हवाले से किस तरह हमें पता चलेगा, कितना तेज़ होना चाहिए, किस तरह की अलामात आए तो हमें पता चले कि डेंगू बुखार है उसमें? देखिए हमारे पास यहाँ पे जो सिस्टम डेवलप है उसमें जो पेशेंट है सस्पेक्ट होता है डेंगू का, एक प्रोबेबल होता है जो कि, और एक कंफर्म हो जाता है। 3 पेशेंट्स की हमने कैटेगराइज किया हुआ और तीनों का रिस्पांस हम इस साल कर रहे हैं जो कि पिछले साल नहीं कर रहे थे। पहले SOPs चेंज की लास्ट गवर्नमेंट ने, उसमें सस्पेक्ट को उन्होंने सिर्फ सर्वेलेंस की हद तक रखा था, अब हम स्प्रे भी करते हैं उस पर। तो इस प्रोबेबल भी इसी तरह हम स्प्रे करते हैं और कंफर्म पे भी स्प्रे करते हैं। ये मुख्तलिफ घरों की नौयत होती है कि 50 घर हमने कंफर्म पे पेशेंट पे स्प्रे करने होते हैं। अब सस्पेक्ट की डेफिनेशन बड़ी वेग सी है और बड़ी डिफाइन की गई है, उसको बड़ा ब्रॉड डेफिनेशन रखी गई है, जिसमें कि बुखार का हो जाना 2 दिन से ज़्यादा और जिस्म में दर्द होना वो सस्पेक्ट होता है। अब कोई भी पेशेंट ये नहीं कह सकता कि मैं डेंगू नहीं हूँ, अगर उसे 2 दिन से बुखार है चाहे कोई और भी हो, वो अपने आप को डेंगू काउंटर पर रजिस्टर मस्ट करवाए ताकि उसका डेंगू का टेस्ट हो। अगर नहीं है तो हम दूसरी तरफ चला जाएगा, और अगर उसको बेसिक CBC टेस्ट में कुछ ऐसी इंडिकेशंस आती हैं तो फिर उसका डेंगू का मज़ीद टेस्ट किया जाएगा, जिसमें वो कंफर्म अगर लेबल होता है तो हम उसको बर वक्त उसका स्प्रे करके उसे आइसोलेशन करके उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर की जा सकती है। तो बेसिक डिफरेंस बुखार का इतना नहीं होता। वायरल डिजीज़ में जो बुखार होता है वो समहाउ एक दूसरे के ओवरलैप करता है। इसमें जो इंडिकेशन है, जो हम अगर प्रिसाइजली अगर बात करें फॉर हमारे जो लेमैन आदमी के लिए, तो वो यही है कि 2 दिन का बुखार और जिस्म में अगर बहुत ज़्यादा दर्द है और फिर आप फौरी तौर पर डेंगू काउंटर पर रजू करें और डेंगू काउंटर पे अपने आप को रजिस्टर कराएं। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपका घर स्प्रे हो जाएगा और दूसरा आप अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ चले जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे बताइए सबसे अहम कि ये वो कौन कौन सी अलामात है डेंगू की जिससे हमें पता चल जाए कि फौरी तौर पर हमें जो पेशेंट को वो हॉस्पिटल मुंतकिल करना है, उसको घर पे नहीं रखना? जी, इसमें देखें एक तो हमारे पास सस्पेक्ट हो गया। अब सस्पेक्ट से थोड़ा बाज़ का आगे सिम्टम्स बढ़ते हैं, जिसमें जिस्म का बहुत ज़्यादा टूटना, आँखों के पीछे दर्द होना, सर में बेशुमार, हड्डियों में बेशुमार दर्द होना, इसके अलावा खुदा नास्ता जिस्म में धब्बे पड़ जाना, खून के निशान के धब्बे पड़ जाना, प्लेटलेट्स कम होने के निशान होते हैं, इसमें मतली आ जाना खून की या पहाने में खून आ जाना, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको इंडिकेशन देती है कि आप फौरी तौर पर डेंगू बुखार के साथ, जो कि पहले आपके अंदर ये सिम्टम्स नहीं मौजूद, लेकिन एकदम से ये सिम्टम्स आए तो आप समझें कि डेंगू की तरफ आप। तो ये सारे सिम्टम्स क्या एक ही जैसे होते हैं, मतलब सबको एक ही जैसे सिम्टम्स आते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे हमने कोरोना में भी देखे? जी जी,
नहीं, ये सिम्टम्स जो होते हैं ना हमेशा वो कम्युनिटी में पहले तो हमारे पास जो डिजीज़ है 90% एसिम्टोमेटिक ही रहती है, जिसकी वजह से डेंगू का हमें पता नहीं चलता कि कौन सी कम्युनिटी में डेंगू इस वक्त, क्योंकि कुव्वत मुदाफ़ियत होती है लोगों में, और अगर उसको डेंगू हुआ भी है तो वो थोड़ा हल्का सा बुखार होगा, हाँ। और वो कहेगा पैराडोल खाएगा और घर अब उसका नुकसान ये होता है कि एक हद तक तो फ़ायदा है कि वो उसको इम्यूनिटी की वजह से वो बच गया, हाँ। लेकिन नुकसान ये होता है कि उसके अंदर वो पोटेंशियल कैरियर है, उसको मच्छर काटेगा तो साथ वाले को, किसी लो इम्यूनिटी वाले बंदे को वो काज करेगा। दूसरा ये है कि सिम्टम सब में एक जैसे नहीं आते, जो सिम्टम्स हैं वो बुखार के हद तक और जिस्म का टूटना और मतली आना, ये सिम्टम्स जो होते हैं वो कम्युनिटी में 85% तक आपके प्रवेल करते हैं। लेकिन जो मैंने बताया कि जिस्म में धब्बे बन जाना और खून की मतली आ जाना, ये और जिस्म में पानी का पेट में खराज हो जाना, ये लास्ट सिम्टम्स होते हैं। ये उन लोगों में होते हैं जिनमें साथ कोई कॉन्करेंट डिजीज़ हो, लाइक कोई और साथ कोई जिगर का अर्जा है या किसी जिनको शुगर है या दिल का मसला है, ये उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं और उनके लिए खतरनाक साबित होता है, उनको ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर तो मुझे बताइए, फिर जब अगर डेंगू बुखार हो जाता है, डेंगू अगर आपको काट जाता है तो उसके कितनी देर बाद उसके असरात आना शुरू हो जाते हैं? इसका इंक्यूबेशन पीरियड, हर जो हमारे पास वायरस है उसका और बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि वो एंटर होने से उसने डिजीज़ डेवलप कब तक की। हाँ जी। तो इसका 2 to 14 डेज़ हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड होता है। 2 दिन के बाद से स्टार्ट हो सकता है और 14वें दिन तक भी फीवर हो सकता है। तो इसलिए जब हम किसी जगह पे कम सर्वेलेंस करते हैं और ये सारा चीज़ें हमने जो डेवलप की हैं, ये भी हमने इसी तरह पीरियड के हिसाब से रखी हैं कि अगर उदाहरण आता वहाँ पे पेशेंट आ जाता है तो हम 14 दिन उस एरिया में फिर दोबारा 14 दिन बाद पहुँच जाते हैं और दोबारा उस एरिया को स्वीप करते हैं और दोबारा, ताकि यहाँ पे खुदा ना आता कोई पेशेंट अगर रह गया है या कम्युनिटी में नॉक करके दरवाजे पूछते हैं आपको फीवर तो नहीं है, ताकि हम लोग डिटेक्ट कर सकें मज़ीद हम लोग इस पूरे पीरियड में। तो इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 14 डेज़ का 14 डेज़ हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, हमने लास्ट ईयर देखा था कि अगर घर का एक बंदा अगर इससे इफेक्ट है तो पूरी फैमिली इफेक्ट हो जाती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वही वजह है कि हम इग्नोर करते हैं। अच्छा। हम अपने आप को इग्नोर करते हैं कि पैनाडोल ले ली, हाँ। सिंपल डॉक्टर से जाके टीका लगवाया, हम लोगों ने तशखीस कर लेनी होती है, तशखीस करते हैं, टोटके अपने लगाने शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जब तक वो खुदा ना आता सीवियर कंडीशन में जाता है या हमें पता लगता है डेंगू हो तो वो घर में पूरे फैला चुका होता है। मच्छर घर में मौजूद है, आपको पता है यहाँ पे मच्छर ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे डेडलीस्ट एनिमल कंसिडर होता है, जो सबसे ज़्यादा जाने लेता है। तो इसको मारना, ख़त्म करना नामुमकिनात में से है। जो हमने करना है वो यही है कि आपको अगर सदा सा भी बुखार सिम्टम्स हैं, फौरी तौर पे जाके डेंगू काउंटर पर रजिस्टर और CBC कराएं और आगे मज़ीद उसको देखें। अगर CBC नॉर्मल है तो कोई वरी नहीं है, आप अपना बाकी ट्रीटमेंट करवाएं। कोई ऐसे आप अपने डॉक्टर से, जो अगर खुदा ना आता आपका CBC ख़राब आता है तो डेंगू का टेस्ट करवाएं। ये इग्नोरेंस ही तो हमारे लिए प्रॉब्लम बनती है कि इग्नोर कर देता जब आदमी खुद को, और वो ना सिर्फ अपने घर वालों के लिए बल्कि वो जहाँ पे जाएगा, वो अगर खुदा ना आता रिक्शा ड्राइवर है तो वो जहाँ पे वो तो वो हमारे लिए फैला देगा। तो वो फिर शहर में पूरे में हमारे लिए भी एक मुश्किल पैदा हो जाती है। हम भी उसी तरह ही फिर जहाँ पे वो गया होता है हिस्ट्री लेते हैं, फिर वहाँ पे स्प्रे देखते हैं। हमारा सिस्टम भी ऐसा ही होता है। तो उसको डिटेक्ट करते हैं, ट्रैक बैक करते हैं कहाँ से इसको इन्फेक्शन हुआ और कहाँ पे ये लेके गया। तो ये दोनों तरफ हम लोग वर्क कर रहे होते हैं और इसमें बेहतरी यही है कि जो ही आपको कम्युनिटी को अपनी पार्टिसिपेशन करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सिर्फ 10% किरदार अदा कर रहे हैं, हम लोग इतना ही कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जो बाकी किरदार है वो कम्युनिटी ने अदा करना है। बिल्कुल वो कम्युनिटी अगर अपना किरदार अदा नहीं करेगी तो ये नामुमकिन होगा हमारे लिए कि हम लोग कंट्रोल कर हम इसको कंट्रोल कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे हमने कोरोना में बहुत एहतियात की है, वैसे ही हमें इस डेंगू से बचने के लिए भी एहतियात करने की ज़रूरत है और इंतज़ामिया का साथ देने की ज़रूरत है। अगर वो कुछ SOPs बता रहे हैं कि आपने घर में अपने पानी नहीं खड़े होने देना और बर वक्त जो है चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना है और अच्छे SOPs अगर हम लोग भी अपना लेंगे तो मेरे ख्याल से इस पर जल्द अज जल्द हम काबू पा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर राजा ज़ुबैर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं और डेंगू के वाले से बात कर रहे थे कि जनाब डेंगू का सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो आप लोगों ने भी एहतियात ज़रूर करनी है। जनाब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। और आजकल हर लाहौरी, बल्कि मैं कहूंगी कि हर पाकिस्तानी की एक ही दुहाई है, और वो दुहाई है महंगाई, महंगाई और बस महंगाई। महंगाई का घोड़ा ऐसा बेलगाम हुआ है जिसको काबू में करना किसी भी हुकूमत के बस में दिखाई नहीं दे रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो अपोजिशन जमातें महंगाई के खिलाफ आवाजें उठा रही थी। अब वो अपोजिशन जमातें हुकूमत में आई हैं तो महंगाई का एक नया तूफान जिसने अवाम का जीना मुहाल कर रखा है। ईद खत्म होते ही आटे पर जो रिलीफ दिया गया था वो भी खत्म हो चुका है, और पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के एंटी ग्रुप ने आटा महंगा करने का ऐलान भी दाग दिया है। तो फ्लोर मिल्स मालिकान के एक ग्रुप ने आटा 10.5 रुपए फी किलो महंगा कर दिया है। इस तरह की जो खबरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं। तो आटा महंगा होने का ऐलान होते ही नान बाय एसोसिएशन की जानिब से भी रोटी और नान की कीमतें बढ़ाने का इंदिया दे दिया गया है। और महंगाई के इस दौर में जो एक तरफ आटा महंगा हो रहा है, बाकी अशिया महंगी हो रही हैं। अगर गोश्त की बात की जाए ना, तो गोश्त खाना आवाम के लिए एक अयाशी बन चुका है, क्योंकि आटे के बाद हुकूमत ब्रॉयलर माफिया को नकेल डालने में भी नाकाम दिखाई दे रहा है, और ब्रॉयलर की ऊंची उड़ान बुलंद से बुलंद होती जा रही है। फी किलो कीमत जो है ना, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त पहुंच चुकी है ब्रॉयलर की। तो महंगाई का जो ये जिन है, ये क्यों बेकाबू होता जा रहा है, आटे की कीमतें क्यों आसमान को छूने लगी हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मियां आसिम रजा साहब है, चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है, और उनके साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान अकबर। सर, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ, इमरान आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। सर, सबसे पहले तो आप ही से बात करूंगी, ये जो एक और सरप्राइज हमें मिल रहा है, और कि जैसे ही ईद खत्म हुई है, ईद की छुट्टियां खत्म हुई हैं, रिलीफ जो मिल रहा था आटे के ऊपर वो खत्म होता जा रहा है। सबसे पहले तो मुझे बताइए, इस खबर में कितनी सदाकत है कि आटे की कीमत में 10.5 रुपए का इजाफा किया जा रहा है? देखिए, अगर हम देखें तो जिस टाइम पे गवर्नमेंट ने इमदादी कीमत में इजाफा किया था, तो उसी दिन से ये चीज़ बड़ी क्लियर थी कि जब सरकारी गंदम का इजरा बंद होगा तो 10 रुपए केजी इजाफा होगा। अच्छा, ठीक है। और आपके एक प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि ये 1300 प्लस पे कीमतें चली जाएंगी जी। रीज़न यही था कि जब आप किसान के लिए इमदादी कीमत में इजाफा करेंगे तो अल्टीमेटली रॉ मटेरियल बढ़ गया, तो उसे जब ग्राइंड होना है तो ग्राइंडिंग चार्जेस डाल के जो गंदम का इजाफा है एटलीस्ट वो तो ऐड होगा। और 10 रुपए केजी चूँकि इमदादी कीमत में इजाफा किया गया गंदम की पर केजी, तो वही रिफ्लेक्शन ईद के बाद आया। अब ईद रमज़ान के अंदर क्या था कि जो 1100 या 550 में 10 किलो मिल रहा था, जब नई हुकूमत आई तो मियाँ साहब ने उसको रिड्यूस डाउन करके 400 रुपए का 55 से 40 रुपए बिकवाया। अच्छा, अब ईद खत्म हो गई तो रमज़ान पैकेज खत्म हो गया। ठीक। उसके बाद तमाम मिल्स को प्राइवेट गंदम का स्टॉक लेना है, और वो जो गंदम प्राइवेट है उसका रेट 10 रुपए केजी पिछले साल के निस्बत चूँकि काश्तकार को ज़्यादा पैसे दिए गए, तो उस हवाले से ये 10 रुपए का इजाफा अभी आया, और वही वजह है, वही एडिशन है प्राइसेस में, इससे ज़्यादा अभी तक नहीं है। लेकिन जब हुकूमत ने अपना टारगेट बढ़ाया तो उससे मार्केट स्क्वीज़ होगी, और स्क्वीज़ होने से गंदम की प्राइसेस 10 के बजाय 11-12 रुपए तक बढ़ सकती हैं। तो वो इजाफा मज़ीद हो सकता है, लेकिन शुनीद ये है कि हुकूमत कोई पैकेज देने जा रही है। अच्छा। आवाम के लिए, इसीलिए ज़्यादा गंदम खरीदी जा रही है। तो वो अगर गंदम खरीदी जाएगी तो फिर आटा दोबारा से सस्ता हो सकता है, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, इस तरह के इम्कानात हैं कि आटा सस्ता हो जाएगा, लेकिन अभी जो है वो तो महंगा हो चुका है। होपफुली जून के अंदर। अच्छा। जिस तरह नॉर्मली अक्टूबर में या सितंबर में वीट की रिलीजेज होती हैं, तो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि मैंने आवाम को सस्ता आटा देना है, तो जितनी गंदम मार्केट में है टारगेट को 35 से बढ़ा के 50 लाख टन कर दिया गया, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। तो जब वो 50 लाख टन हो जाएगा, 5 लाख टन पिछला है, 10 लाख टन मजीद पंजाब हुकूमत ले रही है, तो इस तरह करके पूरे साल का एक पैकेज प्लान बनाया जा रहा है जिसमें आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। शुरीद इसी चीज़ की है, बाकी हुकूमत पे है वो किस रेट पे आवाम को आटा देती है। ठीक है जी, ये तो आपने मौक़िफ़ हमारे सामने रख दिया। इमरान, आपसे जानना चाहूँगी, ओपन मार्केट में इस वक्त क्या रेट चल रहा है आटे का, क्या खबरें आपके पास? मुनीबा, बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम इशू है, और आटा जो है महंगा नहीं हुआ, महंगा हो चुका हुआ है जी। आसिम भाई जो इस वक्त बात बता रहे थे वो इसमें मीठे अंदाज में बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं, हमें लग नहीं रहा कि हुआ है कि नहीं हुआ, सुनने वाले को भी नहीं लग रहा।
मगर हमने शहरियों की बात करनी है। इस वक्त आज चूंकि ईद हफ्ता ईद खत्म हो चुका है और जो पुराना स्टॉक था सब्सिडाइज वो खत्म हो चुका है। आज जो मार्केट में नया आटा आया है वो महंगा बिकेगा और लोगों की चीखें भी निकलेंगी, क्योंकि 10 रुपए फी किलो आटा महंगा हो। बिल्कुल ऐसे पहले 54 और अब 64, 65 और 70 तक भी जाएगा, 80 तक भी जाएगा। अब मौजूदा सूरत हाल यह है कि सरकारी गोदामों को ताले लगे हुए हैं। सही। सरकारी कोटा बंद है। 22 से 23 मार्च को नई फसल का जो हदफ था उसको शुरू कर दिया गया था। प्रोक्योरमेंट के बाद अब ये हदफ जो है अप्रैल गुजर गया, मई जब ख़त्म होने लगा तो आवाज़ आई 40 लाख मेट्रिक टन गंदम का टारगेट है। जैसे ही ये आवाज़ थोड़ी सी 2 दिन बाद फिर एक नई आवाज़ आई कि 45 लाख मेट्रिक टन गंदम का हदफ हो गया। और इसके साथ साथ 10 लाख मेट्रिक टन गंदम पास्को ने भी मुकम्मल करनी है, मगर 55 लाख मेट्रिक टन गंदम का हदफ है इस दफ़ा पंजाब में। अब मौजूदा सूरत हाल अगर देखी जाए तो ये हदफ जो है इसके दिन भी बढ़ गए हैं। अगर ये होता है 35 लाख मेट्रिक टन गंदम का हदफ तो ये तो खत्म हो चुका हुआ है, मगर अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये हदफ बढ़ चुका हुआ है और ये 20 मई तक जाना है। अब 20 मई तक तो सरकारी गोदामों को ताले लगे हुए हैं। अच्छा, इनको सरकारी गंदम तो मिलनी नहीं कि जो 2200 रुपए में खरीदी जा रही है। ठीक है। अब इनको मार्केट में किसी को 2300 मिल रही है, किसी को 2320, किसी को 2330, यानी कि भावलपुर की जगह से, क्योंकि लाहौर में तो इतनी गंदम है नहीं है, बाहर के इलाकों से आती है। अब ये गंदम जितनी महंगी मिलेगी उसकी ग्राइंडिंग चार्जेस डालकर आटा भी उतना ही महंगा मिलेगा। अब प्राइवेट गंदम खरीदी जा रही है ओपन मार्केट में। इस पर मौजूदा सूरत हाल ये है कि ये बात है जुम्मे के रोज की। जुम्मे के दिन जो है वो स्टॉक खत्म होना शुरू हो गया था मिलों के पास, क्योंकि रमज़ान के आखिरी जो अशरा था उसमें वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने तकरीबन जो आटे पर सब्सिडाइज था, पहले 450 का आटा था, फिर 400 का 10 किलो आटे का थैला कर दिया। अब वो जो गंदम थी वो अब मिलों के पास खत्म हो चुकी है। अब जो नई गंदम जो इनको प्राइवेट खरीद कर आगे भेज, जारी बात है जब आप गंदम महंगी खरीदेंगे तो सस्ता आटा कैसे बेच सकते हैं? बिल्कुल। इसके लिए ना तो महकमा खुराक की तरफ से कोई पॉलिसी वाज़ेह हो सकती है और ना ही जो है अभी हुकूमत की तरफ से कोई पैकेज आ सका है। अच्छा। अब देखें एक आप वो तो कह रहे हैं आने वाला आपने फिर मैंने कहा इतने मीठे अंदाज में बोले कि लग ही नहीं रहा कि पता नहीं महंगाई है कि नहीं है। ये मई का महीना जा रहा है, वो जून का बोले थे। अभी मई के महीना तो आज आपके सामने 9 तारीख है, 21 दिन रहते हैं, 21 दिन रहते हैं अभी जून आएगा, देखा जाएगा क्या बनता है क्या नहीं बनता। ये तो बात की बात है, मगर ये 21 दिन में लोगों की चीखें निकलेंगी, लोग दुहाई देंगे महंगाई। आपका आटा जो है 39 रुपए किलो था 2017 में, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 में आपका आटा जो है वो 54 रुपए किलो में पहुंचा। अब जब नई फसल आई है तो अब ये 65 रुपए में पहुंच गया है। अब जब आपकी नई फसल की जब ये खरीदारी करेंगे सरकारी तौर पर तो आपका आटा फिर बढ़ जाएगा। वजह ये होगी कि आपकी गंदम 1800 रुपए से 2200 रुपए चली गई है, तो आटे की कीमत अब ये नीचे नहीं आनी। अभी तो ये प्राइवेट गंदम खरीदेंगे तो मिलों पे ही पड़ेगा, मगर यहाँ पे तो हुकूमत को सब्सिडाइज करना चाहिए। मगर जैसे ही ये गंदम का कोटा खुलेगा तो गंदम ये 1800 रुपए वाली तो नहीं खरीदेंगे, ये तो 2200 रुपए वाली खरीदेंगे। तो अब ये आटा आपका 64-65 से नीचे नहीं आना। मगर इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, हुकूमत को इस महीने के लिए, मई के लिए पहले से ही कोई रिलीफ पैकेज का ऐलान करना चाहिए था, ताकि जो प्राइवेट गंदम खरीदी जा रही है 950 मिले हैं पूरे पंजाब में, लाहौर में 70-72 मिले हैं। अगर ये प्राइवेट गंदम खरीदेंगे तो उसके बाद उसको महंगाई बेचेंगे, सस्ता कहाँ से बेचेंगे? लेकिन सरकारी कोटा है ही नहीं। आसिम साहब आपसे पूछना चाहूंगी, और जैसे आपने वज़ीर आज़म की तकरीर भी सुनी है, उन्होंने कहा कि KPK में गंदम भेजी जाएगी, कोई किल्लत नहीं होगी, वहाँ पे पंजाब से हम दरखास्त करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर पूरी नहीं होगी तो वहाँ पर कैसे भेजी जाएगी फिर? नहीं, हमारे मुल्क में जो गंदम की फसल है ठीक है। अच्छा। हमारे पास पास्को और फूड डिपार्टमेंट का मिला के अराउंड 20 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है। अच्छा। जो पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक है वो 20 लाख टन मौजूद है। ठीक है। हमारी पूरे मुल्क की जरूरत 2 करोड़ 80 लाख टन की है। इस टाइम पे जो फसल जो एस्टिमेटेड थी, जो काश्त के टाइम पे एस्टिमेट किया गया था वो 2 करोड़ 90 लाख टन था। लेकिन अर्ली क्रॉप आने से, गर्मी ज्यादा होने से ग्रेन थोड़ा सा सूख गया, शिवर्ड ग्रेन है। अच्छा। उस वजह से अब जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक 2 करोड़ 61 लाख टन गंदम प्रोड्यूस हुई है, पैदावार हुई सही है। और 20 लाख टन आप साबका मिलाएं तो वी आर एट पार। हमारे मुल्क में किसी किस्म की गंदम की कमी नहीं है। ठीक। लेकिन अब उसकी मैनेजमेंट में प्लस माइनस अगर हो तो वो एक अलग इशू है, जिस तरह KPK पंजाब से ही जानी है। सही। सिंध और पंजाब ये तकरीबन आप समझ लें कि 97% गंदम प्रोड्यूस करते हैं।
1-आधा% बलोचिस्तान, 2-3% KPK। सही। सो KPK और बलोचिस्तान डिपेंडेंट हैं उस गंदम पे जो पंजाब और सिंध प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अगर उसमें रुकावट आएगी तो डेफिनेटली वहाँ की आवाम को प्रॉब्लम आएगा। बिल्कुल यही वजह थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने शांगला वाले अपने जलसे में कहा कि हम भेजेंगे, और 2 लाख टन पंजाब गवर्नमेंट उनको दे भी रही है। सही। खरीदारी करके। ठीक है। लेकिन उनको ओवरऑल जो पिछले साल 10 लाख टन कंज्यूम हुआ था, ट्रेडिशनली पंजाब की फ्लोर मिल्स का आटा ज्यादा जाता है टूवर्ड्स KPK एंड बलोचिस्तान, और बाकी उनकी अपनी मिल्स को भी जो कोटा मिलता है वो भी ग्राइंड करते हैं, वो भी साथ एडअप होता है, लेकिन तकरीबन 25% उनकी मिल्स प्रोड्यूस करती हैं जो उन्हें गंदम दी जाती है। 75% पंजाब की मिल्स की जो है वो प्रोडक्शन उनकी जरूरत पूरी करती है। तो इस तरह पंजाब की मिल्स पे उनका डिपेंडेंसी है। पंजाब की इंडस्ट्री खाली पंजाब के लिए नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के लिए भी प्रोड्यूस कर रही होती है। हाँ। मैं यहाँ पे आसिम भाई जो बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। देखें, ट्रेड होगी, आपके पंजाब की इंडस्ट्री चलेगी, ये आटा भेज रहे हैं, गंदम नहीं भेज रहे KPK को। मार्च और जब तक वज़ीर-ए-आज़म साहब का हलफ नहीं हुआ था उससे पहले सिंध में जो है गंदम बंद थी। ठीक है। इधर से सिंध नहीं जाती, और अब सिंध जा रही है। KPK बंद हो गया। अब जब KPK बंद हुआ है तो वहाँ पे आटे का बहरान तो आएगा। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि पहली गवर्नमेंट जो थी वो उनके साथ थी, अब ये वाली गवर्नमेंट जो है इस, अब जो पंजाब दोनों वजहों में अगर वहाँ पे भी चलती है, या जहाँ पंजाब चूँकि बड़ा भाई है, बड़ा सूबा है, तो गंदम यहीं से नहीं जानी, आटा जाना। मगर आटे के जाने के बाद जो है पंजाब की इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा ताकत में आएगी, और ये अगर होता है ऐसा तो आटा तो सस्ता होगा। मैं फिर वहीं पे मेरा सवाल है कि आटा किस तरह सस्ता होगा? आटा क्या 50 रुपये भी किलो में जाएगा? मज़ा तो तब है जब आवाम को सब्सिडाइज, आवाम को रिलीफ मिले। अब 65 रुपये किलो तो हो गया आटा। अब आप ज़रा फ़ी किलो आटा लेने जाइएगा, 10 किलो आटे का थैला आपको 650, 630, 640 में तो मिलेगा। 20 किलो का आटा 1320, 1310 में तो मिलेगा। जब आप फ़ी किलो आटा लेने जाएंगे तो आपको 70 रुपये में मिलेगा छोटी दुकानों में। और आम आदमी जो है वो सफ़र करता है, क्योंकि वो कई लोग जो हैं उनकी इतनी इस्तेदाद नहीं है कि वो पूरा थैला ले सकते। थैला ले भी लेते हैं तब भी महंगाई। अगर फ़ी केजी या 5 किलो आटा लेते हैं तो 70 के हिसाब से लगाएं 5 किलो में कितने पैसे बन जाते हैं। और यही सारी सूरत हाल हुकूमत को देखनी चाहिए। मुझे बताएं, महकमा खुराक के क्या DDOs नहीं बैठे हुए, क्या इन्फोर्समेंट टीम नहीं बैठी हुई, क्या उनको नहीं पता कि कौन कौन से बाजार में कहाँ पे आटा महंगा हो रहा है? क्यों नहीं सस्ता करवाते वहाँ पे? क्यों नहीं गंदम को सस्ता करवाते? हालांकि किसानों को इमदादी कीमत के हवाले से रिलीफ तो मिल गया, अब ये इतनी महंगी गंदम क्यों खरीदी जा रही है? यहाँ के फ्लोर मिलों को सब्सिडाइज क्यों नहीं किया जा रहा? या ज़िले इंतजामिया कहाँ पे है? ये तो इनका काम है कि इन्फोर्समेंट करवाएं। कि देखें जैसे ये 2-3 दिन गुजरने, आपकी रोटी जो है तंदूर में महंगी हो जानी, नान रोटी सारी जो है वो 10 रुपए की 8 रुपए की रोटी बेचेगा, वो तो 15 रुपए की करेगा। जब ये महंगाई, वही फिर कहते हैं जी बाहर के मुल्कों के साथ महंगाई आ जाती है। कोई महंगाई नहीं है, इसको सिर्फ कंट्रोल करना है, इन्फोर्समेंट करनी है। देखिए, हमने तकरीर भी सुनी है जो वहाँ पे हुई है शांगला में। हाँ जी। तो यूक्रेन में हालात ख़राब है, वहाँ पे गंदम अगर जा रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर मकसद ये है कि शहर में कम से कम, लाहौर शहर है, मॉडल शहर है, आपके इस शहर को देख के दूसरे शहरों में भी जो है गंदम और आटे के रेट बढ़ते हैं, रोटी के रेट बढ़ते हैं। लाहौर शहर को हर दफ़ा सजा क्यों मिलती है? 2 रुपए की रोटी थी, 2 रुपए की रोटी की बजाय आज आपको 10 रुपए की रोटी खानी पड़ रही है। अब आपको 12 फिर 15 रुपए की 65 रुपए फ़ी किलो आटा जा रहा है। आसिम साहब क्या कहेंगे? इमरान भाई ने जो अच्छे तरीके से उन्होंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जो बात कही, देखें, एक तो प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि जो डेली वेजेस वाला मजदूर तबका है जी, उसके लिए फौरी तौर पे मैं समझता हूँ कि जो हल है, जो 70 और 80 वाली बात की, बिल्कुल जायज़ और ठीक पिन पॉइंट किया। उसकी इतनी इस्तात नहीं है कि वो 10 किलो का या 20 किलो का थैला खरीदे। बिल्कुल ऐसे। पहले ये होता था कि हमारी फ्लोर मिल्स को अलाउड होता था कि हम 80 किलो की पैकिंग भरते थे। ओके। वो मार्केट में जाती थी, दुकानदार उसमें से आटा निकालता था और 1-1, 2-2 किलो बेचता था। अब वो 20 किलो का थैला खोलता है। अच्छा, 20 किलो का थैला जब वो खोलता है तो उसमें भी उसे खुला बेचने की इजाज़त नहीं है, फिर वो सुपर और उस चक्कर में पड़ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये है कि खुला आटा बेचने की इजाज़त हो, ठीक है, और उसके नर्ख अकॉर्डिंग टू जो 20 किलो थैले की हम पैकिंग में 65 है या जो भी व्हाटसएवर इट इज़, उसके मुताबिक मॉनिटर किया जाए, सही, ताकि उस
सेगमेंट को जो बिल्कुल डिजर्व करता है सस्ता आटा, उससे नजायज मुनाफाखोरी ना दुकानदार करे ना कोई करे। तो एक तो ये एलिमेंट बिल्कुल बड़ा अच्छा आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं समझता हूँ, अगर ये टारगेट भी अचीव हो जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ा काम हो जाएगा कि उस आदमी को जिसकी डेली तनख्वाह या डेली मजदूरी दिहाड़ी इतनी है कि वो 5 किलो आटा नहीं बल्कि 1 या 2 किलो आटा लेके जाएगा, उसके साथ टमाटर लेके जाएगा, सालन लेके जाएगा, दाल लेके जाएगा, वो अपना एक सिस्टम रूट करेगा। अगर उसे सस्ता आटा मिले तो मैं समझता हूँ कि वो उसके लिए कंपनसेशन है। एक तो ये होना चाहिए। सही, हम भी अपने तौर पे इस पॉइंट को रेज करेंगे और आपके तवज्जुह से मैं समझता हूँ कि अगर ऐवानों में आला ये सुना जा रहा हो तो ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। एक तो ये रिलीफ आना चाहिए। बाकी जितनी जल्दी हुकूमत कोई फैसला डिसीजन कर पाएगी, अगर उन्हें सस्ता देना है तो उतनी जल्दी आवाम को रिलीफ चला जाएगा। अगर डिलेड होगा, जिस सितंबर अक्टूबर में कोई भी प्राइस हो, तो मैं समझता हूँ तो वो तो फिर 3-4 महीने हैं। लेकिन जितनी टारगेट में इजाफा किया गया उससे मार्केट में महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। ये पिछले 3 दिनों के अंदर या 2 दिनों में गंदम की प्राइस 50-60 रुपये मन इजाफा उसमें हो चुका है। और जिस तरह दिन गुजरेंगे ये डेली बेसिस पे इजाफा इसलिए होगा क्योंकि डिप्टी कमिश्नर्स को अपने टारगेट्स मिल गए, उनकी अपनी सख्तियाँ शुरू हो गई। ठीक है। इसी तरह फूड डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स भी हर गाड़ी हर जगह हर गाड़ी को रोक के खड़े हैं। व्यापारी जो है वो लोडिंग के लिए तैयार नहीं है। अल्टीमेटली एक क्रैकडाउन आ जाएगा। अच्छा। तो जो स्टॉक्स ऑलरेडी रमजान के अंदर हमारे मिलों के अंदर मौजूद थे वो हम अभी कंज्यूम कर रहे हैं। अराइवल बहुत कम हो गई है। तो ये वैसे भी एक क्रैकडाउन सी की सिचुएशन बन सकती है अगर जो परमिट्स हैं उनको ऑन ना किया गया और गंदम की तरसील टूवर्ड्स वो एरिया जो गंदम ग्रो नहीं करते ना हुई तो प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन और रेट्स के साथ साथ अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम आ जाएगा। ज़राई मुल्क है, यहाँ पे माशाल्लाह हर चीज हमें मिलती है। आपने भी जैसे कहा कि गंदम की किल्लत नहीं हो सकती, हमारे यहाँ पे पूरी है, लेकिन फिर भी जो बहरान पैदा हो जाता है, आप लोग भी इस हवाले से बात करते हैं, हम लोग भी इस हवाले से बात कर रहे होते हैं, तो ये क्यों नहीं मैनेज किया जाता? कीमतें बढ़ती जाती हैं, क्रैकडाउन की शक्ल इख्तियार कर जाता है, तो इसकी कोई पॉलिसी, वाज़ेह पॉलिसी नहीं है हमारे पास। देखिए जिस तरह 35 लाख टन खरीदारी करनी थी वो टारगेट था, बड़ी आसानी से टारगेट अचीव हो गया। बाकी ओपन मार्केट में गंदम अवेलेबल रहनी थी 2-3 महीने। ठीक है। अब आपने क्वेश्चन किया कि आटा सस्ता क्यों नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी आटा सस्ता देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मार्केट में जो अवेलेबल है कौन आटा सस्ता नहीं देना चाहते? नहीं सुने, गंदम उठाएं। ठीक है, ठीक। खरीदारी करेंगे, स्टॉक होगा तो इशू करेंगे। या तो ये हो जाए कि राशनिंग सिस्टम आ जाए, प्राइवेट ग्राइंडिंग हो ही नहीं सकती, टोटल डिपेंडेंसी सरकारी वीट पे हो, 12 महीने के लिए गंदम का इजरा हो, 12 महीने मिल्स ग्राइंडिंग करें सरकारी आटे की, सरकारी नर्ख आ जाएगा। अब जब आप प्राइवेट मार्केट में जाते हैं तो प्राइवेट मार्केट का इफेक्ट तो आएगा। जब आप काश्तकार को सपोर्ट करने के लिए गंदम की प्राइस बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली उसका खमियाजा किसी एक साइड पे तो जाएगा। या तो पहले से उतनी क्वांटिटी गंदम की खरीद के रख ली जाए अंदर गोदामों के अंदर कि जैसे ही प्राइवेट खरीदारी शुरू हो सरकारी इजरा जारी रहे। जैसा रमजान में हो रहा था, एक साइड पे सरकारी खरीदारी हो रही है, एक साइड पे गंदम इशू हो रही थी। चाहे मार्केट में 2200 रुपया गंदम सरकार खरीद रही थी, लेकिन उसका इजरा कम रेटों पे हो रहा था और 400 रुपए का आटा अवेलेबल था, 40 रुपए की। या तो फिर उस सिस्टम को आप कंटिन्यू करते, सही ना उस रेट पे करते, आप हायर साइड पे चले जाते, आप 1100 जो सबका रेट है उस पे चले जाते, आप 1200 जो आप रिलीफ देना चाहते हैं आप उस रेट पे चले जाते। तो वो तो फिर एक कंटिन्यूटी चाहिए थी। उसके लिए जैसा इमरान ने कहा कि एक पॉलिसी पहले से बन जाती, ये गैप बीच में ना आता। सही। अब भी जितने दिन गुजरेंगे उतना आवाम को महंगा मिलेगा। जैसे ही जीना तो मुहाल आवाम का होना ना, और तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत ने 35 से 45 तो कर दिया, मार्केट से गंदम तो हुकूमत उठा रही है। अब हमें इसलिए महंगी मिल रही है कि मार्केट में गंदम मौजूद नहीं है। अब जैसे ही हम लेने जाते हैं तो वो कहते हैं जी वो महकमा खुराक वाले लेकर गए हैं, आपको तो हम 22 रुपए नहीं 23 रुपए देंगे। ठीक है। ये 23 रुपए में ले लेते हैं, क्योंकि इन्होंने भी तो अपनी मिलें चलानी है ना। बिल्कुल ऐसी। अब मसला ये है कि ये तो हो गई इनकी बात, आपके वाली बात आ गई कि हर साल अप्रैल और मई के महीने में ये क्राइसिस आता है, बिल्कुल, क्योंकि सरकारी कोटा बंद हो जाता है। अब इसके लिए आज तक
पिछले 70-72 सालों में पॉलिसी नहीं बनाई गई कि ये 2 महीने जो हैं हमने आवाम को किस तरह से रिलीफ देना है। हालांकि गर्मियों में रोटी कम खाई जाती है। अच्छा इमरान भाई, आटे का इस्तेमाल कम होता है, सर्दियां नहीं है, इसके लिए कम से कम 10-15-20 लाख जो है वो सरकारी कोटा बढ़ाया जाए इनका, ताकि तमाम जो मिले हैं उनको गंदम मिलती रहे, एक सिस्टम यहाँ से चलता रहे, तो वो अपनी खरीदारी करते रहे। अब वो इनकी सरकारी गंदम का कोटा बंद कर, ये नहीं मुझे आज तक समझ लगा सरकारी गंदम का कोटा क्यों बंद कर। मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। देखें, पिछले साल भी गंदम की प्राइस में इजाफा था, उससे पिछले साल भी था, इस साल भी है, लेकिन उससे पहले अगर हम चले जाएं 2013 ऑनवर्ड्स तो 5-6 साल गंदम की प्राइस में इजाफा नहीं हुआ था, और हम हर दफा इन दिनों में आके 10-20-30 रुपए थैले में कम ही करते थे और आपके तवज्जो से करते। ये पिछले 3 सालों से 4 सालों से जो हर साल गंदम की प्राइसेस में इजाफा किया जा रहा है, उस वजह से ये बुरानी कैफियत रेट बढ़ने वाली जो सी है वो आती है। अदरवाइज उससे पहले ये होता था कि इन दिनों में हम अखबार इश्तिहार करते थे कि हमने इतना थैला सस्ता कर दिया क्योंकि हमें गंदम सस्ती मिल रही है। सही। सरकारी रेट ज़्यादा होता था, बाइंग रेट कम होता था और हम एक रिलीफ देते थे। लेकिन अब हमारी मजबूरी है कि हम चूँकि गंदम महंगी ले रहे हैं तो वो रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है, वो अल्टीमेटली एक प्लस गंदम का रेट करके ख़रीदारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर फिर आटे की कीमत में इजाफा उसी तनासब से जो गंदम के अंदर इजाफा है वही आगे जा रहा है। इसके लिए बस ये दुआ कर सकते हैं मुल्क के लिए, अपने लिए, कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर अपना रहम करे। देखें, अगर हम थोड़ा सा सीड पे वर्क कर लें, पर एकड़ यील्ड बढ़ा लें, तो ये प्राइस बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमारा रिसर्च की तरफ ध्यान नहीं है। अगर यहीं पे पर एकड़ यील्ड सिर्फ 4 मन इजाफा हो जाए तो हम बहुत अच्छा अपना रेट ले सकते हैं। लेकिन हमारे जो काश्तकार हैं वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, वो मकई की तरफ जा रहे हैं, चूँकि मकई की जो इनपुट्स हैं वो गंदम या इससे कम पानी पे वो तैयार हो जाती है, लेकिन 100 मन एकड़ यील्ड आ रही है। आप बाहर से सीड इंपोर्ट कर रहे हैं, आपकी गंदम की पर एकड़ यील्ड जो सी एट एवरेज पाकिस्तान की 26.5 है। सही। ये हिजानी कैफियत जो है इसको हम लोगों ने जनाब ख़त्म करना है और उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो महंगाई का जिन है ये काबू में आ जाए। जो बुनियादी ज़रूरत है आवाम की, ये आटा, चीनी, चिकन, ये चीज़ें जो है एटलीस्ट ये तो कम दामों में हमें मिले ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। हमारे साथ मियां आसिम रज़ा साहब मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और इमरान अकबर ने भी हमें ज्वाइन किया था। इमरान, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए हैं और महंगाई की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे जनाब आपको। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। मैंने एक जगह पढ़ी थी कि जब आपका पैशन, आपका प्रोफेशन बन जाए ना, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी अयाशी होती है। लेकिन हम में से बेशतर लोग ये अयाशी करना तो चाहते हैं, लेकिन ये हिम्मत और हौसला नहीं कर पाते हैं। और एक तहकीक के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो दुनिया भर के 80% जो लोग हैं वो जो अपना हालिया काम जो कर रहे होते हैं, जो जॉब कर रहे होते हैं, उससे मुतमईन नहीं होते हैं और वो नहीं करना चाहते हैं जो वो कर रहे होते हैं। और उसकी वजह कई हो सकती हैं। उनमें से एक ये है कि पहले हमें प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दी जाती है कि हमने क्या करना है आगे जाके, और जब हमें मिलती है तब तक हम किसी और प्रोफेशन से वाबस्ता हो चुके होते हैं और फिर उसे तब्दील करने का हौसला ही नहीं पैदा हो रहा होता और सारी जिंदगी हम वही काम करते रहते हैं जिसको हम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ये रिस्क भी अपनी जिंदगी में ले लेते हैं। तो आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी ही मेहमान से करवाने जा रही हूँ जिन्होंने ये फैसला किया है और अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में तब्दील भी करके दिखाया हमें। एक बैंकर के तौर पर अपने करियर का उन्होंने आगाज किया, लेकिन बाद में उन्हें ये फील हुआ कि उन्हें एक बैंकर नहीं बनना था बल्कि एक शेफ बनना था। तो उन्होंने बैंक की मुलाजमत छोड़कर शेफ का प्रोफेशन इख्तियार किया और उस प्रोफेशनल उसको लेवल पर भी लेकर गई। और बड़ी से बड़ी मैरिज सेरेमनी हो जाए, यहाँ पे बर्थडे पार्टीज हो जाए, मेहमान दर्जनों हो या फिर जनाब सैकड़ों हो, वो खाना उन्हें मुहैया करती हैं और खुद उसको तैयार करती हैं, खुद पकाती हैं। तो ये सारी जर्नी थी उनकी एक बैंकर से एक शेफ तक की, ये कैसी रही, कैसे मुमकिन बनाया उन्होंने, ये उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रुखसाना तबस्सुम है, जिन्हें मैं कहूँगी अ बैंकर टर्न इनटू अ शेफ। तो जनाब उनसे बात करते हैं। रुखसाना, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग टू अस। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन।
आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। रुखसाना, ये बड़ी आपकी मज़े की जर्नी है कि एक बैंकर जो है वो शेफ बन गया, तो क्या जर्नी थी, कैसे स्टार्ट हुई ये जर्नी एक बैंकर से शेफ तक की, जरा बताएं तो सही। जी कहानी तो बहुत लंबी है लेकिन मैं शॉर्टकट में बताऊंगी। बिल्कुल हाँ। ऐसे ही है। एक्चुअली मुझे कुकिंग का बचपन से ही शौक था और जाहिर है स्टडी के बाद शादी हो गई। फिर इसके बाद मतलब ड्यूरिंग मैरिड ही मेरी मैं बैंक में जॉब करती थी। अच्छा। और मैंने 12 इयर्स बैंकिंग की और फिर इसके बाद बच्चे हुए। आपको पता थोड़ा हैंडल करना मुश्किल होता है, आप 9 to 5 बैंक की जॉब करना और फिर इसको लेकर जाना आगे, थोड़ा आपको पता है फैमिली डिस्टर्ब होती है। लेकिन मेरे माइंड में हर दफ़ा यही बात आती थी, नहीं मैंने खुद कुछ करना है, खुद कुछ करना है। और इस दौरान में बैंक की जॉब के दौरान में ही मैं कुकिंग का काम करती थी, मतलब सीखती रहती थी। अच्छा ठीक है। मतलब घर पे ही सीखती रहती थी? नहीं, मैंने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से मैंने एडमिशन लिया, वहाँ से मैंने सीखा। बैंक की मतलब जब छुट्टियाँ मंथली छुट्टियाँ मिलती थी मैं उसमें अपना काम सीखती थी। फिर मैंने रेस्टोरेंट्स में मैंने काम किया, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली और वहाँ पे मैंने 20-20 घंटे खड़े होकर काम किया, सिर्फ अपने आप को ये प्रूव करने के लिए कि आया मैं आगे चल सकती हूँ या नहीं चल सकती, या मैंने वाइट कॉलर जॉब ही देखनी है, या मैंने एयर कंडीशनर एसी में ही बैठना है। अच्छा। और वहाँ पे जो तपिश थी किचन में, आपको पता है कि कितना टफ टाइम होता है, लेकिन मैंने किया। मैंने कहा नहीं मैंने करना है, हर हाल में मैंने करना है। और मेरा ये शौक जुनून था। अच्छा। कि मैंने हर हाल में करना मतलब ही करना खाना पकाना, ये शेफ बनना, शेफ बनना। हाँ। और मेन चीज़ ये कि मैं यही चाहती थी कि मैं खुद प्रोप्राइटर हूँ, मैं खुद अपना काम करूँ, मेरा अपना काम होना चाहिए। सही। और कुकिंग मेरा शौक था और मैंने इसी को ही मैं लेकर आगे चली और अल्हम्दुलिल्लाह। बैंक की जॉब कितने साल की? बैंक की जॉब मैंने 12 साल की है। 12 साल आपने बैंक की जॉब की है, एक अच्छी खासी जॉब की, और उसके बाद आपने क्विट की? जी। और मैंने बहुत अच्छी सैलरी पर रिजाइन किया। और जब मैंने रिजाइन किया तो आपको पता है कि जाहिर सी बात है एक जॉब छोड़ना और फिर रिस्क था मेरे लिए, एक बहुत बड़ा रिस्क था। तो लेकिन ये कि पीछे मेरी फैमिली ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है, कोई बात नहीं करो, अगर आपका शौक है तो आप करो, चलो आगे, कोई बात नहीं। मैंने कोशिश की और मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा मेरी मदद की इस मामले में। फिर इसके बाद रिज़ाइन किया बैंक से और अच्छी सैलरी पर मैंने जॉब छोड़ी। मैंने जब जॉब छोड़ी मेरे माइंड में एक चीज़ थी कि मैंने जब अपना बिज़नेस शुरू करना है, जहाँ मैं सैलरी इतनी लेती हूँ मैंने उसका 10% ऊपर लेना है। मैंने अपनी सैलरी निकालनी है, अपनी स्टाफ के अलावा मैंने अपनी भी सैलरी निकालनी है। ठीक है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक टारगेट बनाया हुआ था और वही टारगेट लेकर मैं अब तक चल रही हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप ये समझ लीजिए कि मैं 100% से भी ज़्यादा अर्न कर रही हूँ। क्योंकि मेरा डेली बेस पर 150 प्लस लंच और डिनर जाता है। इसके अलावा हम लोग पकी पकाई देगे सेल करते हैं, हमारी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेस पर देगे जाती हैं। और इसके अलावा बर्थडे ऑर्गेनाइज्ड, फिर इसके अलावा पार्टीज़ वगैरह होती है, मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स वगैरह जो होते हैं वो भी हम लोग ही डील करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कि काम मेरा चलता ही रहा, बढ़ता रहा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने मतलब अब मैं कुकिंग वाली साइड पर मैं काम करती रही हूँ। फिर मैंने सोचा यार मुझे बेकिंग वाली साइड पर भी आना चाहिए, मुझे ये भी काम सीखना चाहिए, मुझे कुछ समथिंग कमी लग रही है। मैं फिर ट्रेनिंग ली, मैंने केक की, मैंने केक फैंसी केक हो गए हैं, फोंडेड केक। अच्छा, मतलब बेकिंग भी कर लेती हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बेकिंग भी मैं कर लेती हूँ और मैंने उसकी ट्रेनिंग ली, उसमें मैंने काम सीखा और अल्लाह ताला का शुक्र है मैं केक भी अच्छे बना लेती हूँ और 1 बाइट डिज़र्ट बना लेती हूँ। और इसके अलावा बर्थडे ऑर्गेनाइज्ड हम लोग कर लेते हैं। सही। और इसके अलावा रह क्या जाता है रुखसाना, कुछ और कमी है। फिर मैंने फूड कार्विंग सीख ली। मतलब सारा कुछ जितना भी फूड से रिलेटेड है वो सारा कुछ आपने सीख लिया कि कुछ बाहर से मुझे ना देखना पड़े, सब कुछ मैं खुद ही करूं। मैं अब तक सीख रही हूँ, मैं अब तक लर्निंग प्रोसेस में। आई एम नॉट परफेक्ट कि मैं कहूँ कि नहीं यार, जो अपने आप को ये कह देता है कि मैं परफेक्ट हूँ वो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। और रुखसाना ये जो आप लेकर आई हैं बड़े मजे की, आप कुछ डिश बना के लाई हैं, सबसे पहले तो इसका नाम बताएं कि ये हमारी फेमस जायका एट होम की स्पेशल फेमस चिकन सजी है, विद सिनेमन राइस है। ठीक है। और ये बहुत ज्यादा हमारी ईद त्यौहार के मौके पर बहुत ज्यादा सेल होती है, इसलिए हमारा पूरा पैकेज होता है। इसके साथ हम इसको कनाली उर्दू में बोलते हैं। हाँ जी। इसके साथ हम ये भी देते हैं, इसी तरह बिल्कुल यही सर्विंग होती है। और फिर इसके बाद ये तकरीबन 4
4 to 5% ईजीली खा लेते हैं। ओके। और इसकी प्राइस भी ज्यादा नहीं है, हमारे हर चीज की प्राइस जो है वो रीजनेबल है, ज्यादा प्राइस नहीं है। 1% जो है अगर आप अपने लिए खाना मंगवाते हैं तो हम 200-250 में हम खाना आपको देंगे। अच्छा, मतलब एक घर का खाना। और सबसे मेन चीज हमारी जायका एट होम की स्पेशल चीज जो है होममेड रोटी, हम घर की रोटी देते हैं। ओके। हम कोई पतली रोटी नहीं देते, हम रोटी का पेड़ा भी हम बड़ा रखते हैं, 2 रोटियां होती हैं, साथ में सालन होता है। हाँ। और होममेड रोटी लोग इस वजह से अट्रैक्ट करते हैं कि यार ये घर की रोटी है, होममेड घर में मतलब बेसिक टोटली हमने जो है होममेड फूड का लोगों को कॉन्सेप्ट दिया। और वो जब लोग खाते हैं तो वाकई में वो यही फील करते हैं कि हम घर का खाना खा रहे हैं। मुझे इसके थोड़े बताइए कि इसके कितने रेंज में आ जाती है आपकी? ये 2800 से लेकर 32 तक, क्योंकि इसमें कुछ कस्टमर जो होते हैं इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स इजाफा भी करवा लेते हैं, कुछ यही होती है। इसकी जो प्राइस है 3200 की है। अब आप देख लें माशाल्लाह से 4 to 5% खा लेते हैं, आप देख लें कि 1% की रेंज कितनी आ जाती है। इसके साथ सोसीज भी होती हैं, डिफरेंट किस्म की 2 सोसीज इसके साथ होती हैं। तो लोग खुद से भी आपको इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं कि हमें ये चीजें चाहिए, स्पाइसी चाहिए, मीडियम चाहिए, इस तरह की चाहिए। एक्चुअली देखें मेरे पास मेरा बिजनेस क्यों आगे से आगे जा रहा है, एक तो ये कि देखें कारोबार तो हर कोई कर लेता है, हर कोई करके बैठ जाता है, लेकिन इसको लेकर आगे लेकर जाना आपने हर चीज को फेस करना होता है। अब देखिए मेरा ये जो काम है, एक जाहिर सी बात है, एक टीम वर्क काम है, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, ठीक है, मैं हूँ इस काम में, लेकिन मेरे पीछे मेरे बैकअप में टीम भी है जी। एक डिलीवरी टाइम पर देना, फूड की क्वालिटी को मेंटेन करना, ठीक है, हर चीज अच्छे प्रॉपर तरीके से पकाना। फिर इसके बाद मेन चीज कस्टमर हमें कहते हैं कि मिस हमें स्पाइस नॉर्मल चाहिए, हमें हाई लेवल चाहिए, हमें मीडियम चाहिए, तो हमने उसी कस्टमर की डिमांड के मुताबिक खाना बनाना है। हमने ये नहीं करना कि हमने पहले से पतीले बनाकर नहीं रख लेने। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बनते हैं इतने बड़े बड़े पतीले, लेकिन जो आप हमें कहेंगी हम उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक, कस्टमर की डिमांड होगी उसको मद्देनजर रखा जाता है। और इस वक्त रुखसाना मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हमारे पूरे स्टूडियो में ना इसकी खुशबू फैल चुकी है और जरूर हम इसको ट्राई करेंगे कि कैसा बना है, और फिर मैं आपको बताऊंगी भी कि कैसा बना है। तो मुझे इसकी थोड़ी सी रेसिपी अगर आप हमारे साथ शेयर करें और हमारे देखने वालों को कि देखने में इतना मजे का लग रहा है तो बनेगा कैसे? जी जी बिल्कुल, मैं आपको रेसिपी शेयर कर देती हूँ। अच्छा, इसका ये कि आपने फुल चिकन लेना है, ठीक है, और उसको आपने साल्ट, धड़ा मिर्च, नमक और ब्लैक पेपर और सिनेमन स्टिक, ये इसका आपने क्रश करके अदरक लहसुन का पेस्ट और दही थोड़ी सी आपने लेकर इसका एक मिक्सचर बना लेना है। और साथ में आप येलो कलर भी ऐड कर लीजिएगा, येलो कलर, और इसको अच्छा सा आप मैरिनेट करके टिल नाइट तक आप रखते हैं। ओके, ठीक हो गया। फिर अगले दिन या फिर आप 4 आवर्स के लिए आप रखते हैं, और इसको फिर आप या तो आप इसको स्टीम दें, इसको आप स्टीम भी दे सकते हैं, इसको आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है घर में जो लेडीज हैं वो बारबेक्यू नहीं कर सकती, उनके लिए ही मैं ईजी बता रही हूँ कि आप उसको स्टीम देने के लिए आप पतीले में थोड़ा सा पानी डालें, और इसको स्टीम करने के लिए रख दें, हल्का सा हल्की आंच पर इसको पकने दें। ये बिल्कुल टेंडर हो जाएगा। जाहिर है हमने इसको टिन लाइट के लिए मैरिनेट करके रख दिया था, तो ये पकता रहेगा हल्की आंच पर। फिर इसके बाद आप इसको बारबेक्यू करें। बारबेक्यू के लिए मुख्तलिफ किस्म की आइटम्स आ चुकी हैं, आप बारबेक्यू कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर इसके बाद इसको आप स्मोक दें, ठीक है, आप स्मोक भी दे सकते हैं, एक फ्लेवर आएगा स्मोक का इसके अंदर। और राइस बनाने के लिए आपने एक प्याज लेना है, उसको हल्का सा ब्राउन करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, उसमें आपने मिक्स मसाला आपने 1 चम्मच डालना है, 1 टेबलस्पून आपने डालना है। और इसको आपने इसमें ज्यादा स्पाइस नहीं डालने, क्योंकि ऑलरेडी हमने चिकन में स्पाइस उसमें ऑलरेडी है, और फिर इसके अलावा जो इसके साथ सोसेज हैं उसमें भी स्पाइस होंगे। हर चीज को एक मीडियम में रखना है, ताकि आपको ये ना फील हो कि यार इसमें मिर्च मसाले का टेस्ट ज्यादा आ रहा है, राइस में कम आ रहा है, ये ना हो। हमने हर चीज को लेवल में रखना है हल्की सी। फिर इसके बाद आपने जो इसी चिकन का जो पानी था जो आपने टिल नाइट भिगो के रखा, तो वही पानी आप इसी में ही ऐड कर ले चावलों में। वो उसका मटेरियल पानी आप जाया नहीं करेंगे, तो वो थोड़ा जाहिर है टेस्ट आ जाएगा। वही ऐड कर ले, मैं ऐसे ही करती हूँ, आप भी ऐसे कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला अच्छा लगेगा आपको जरूर। और थोड़ा सा फूड कलर ऐड करें, और चावलों में जितना आपने चावल रखे उसी हिसाब से आप पानी ऐड करें, और चावल आप दम पे रखते हैं। और साथ में ये मैंने वेजिटेबल है, ये मैंने ग्रिल की है, सही, और पोटैटोज भी मैंने साथ में, आपको पता है कि लोग इस चीज को पसंद करते हैं। मुख्तलिफ किस्म का टेस्ट आना चाहिए जब आप खाएं, कि आपको पता चले हर चीज, हर बाइट में आप मुख्तलिफ किस्म का टेस्ट लेंगे ना, आप
अच्छी फीलिंग आएगी, मजा आएगा खाना खाने का। तो इसके साथ जैसे आपने सॉसेस भी बताई हैं कि सॉसेस भी आप देती हैं, तो किस तरह की सॉसेस आप? ये इसी के साथ सॉसेस ऐड हैं। सॉसेस जो है हम इसी के साथ देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। अच्छा, लेकिन किस तरह की, कौन कौन सी सॉसेस होती है? एक हमारी है जिंजर की सॉसेस है और एक है हमारी उसकी है इमली की सॉस है। अच्छा, हाँ जी, तो ये बनाई जाती है। लेकिन रुखसाना, ये बड़ा मैटर करता है कि आप जब भी कभी वो डिश बनाए तो वैसा ही टेस्ट बने जैसा पहली दफा बना था। तो कभी ऐसी तो नहीं चीज हुई या किसी कस्टमर ने कहा हो कि लास्ट टाइम जब आई थी चीज तो तब वैसी अच्छी थी, इस दफा उसका टेस्ट थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ऐसा तो नहीं कभी हुआ? मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा होता है कि जब मेरा कोई हेल्पर बनाता है ना, इवन के वो मिर्च भी डालता है ना, मुझे फोन आ जाता है, मिस खाना किसने बनाया था। अच्छा, मैंने कहा लो जी कंप्लेन आ गई है, खाना किस, मतलब ये कि लोगों को मेरे हाथ का ही टेस्ट पसंद है। लोगों को ये नहीं पता कि खाना कौन बना रहा है, लेकिन कॉल आ जाएगी कि खाना किसने बनाया, लास्ट टाइम कुछ और था, इस दफा मुझे तो रूम में से ही पता चल जाता है कि इसमें टेस्ट कौन सा आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा, मेरे कस्टमर को क्या पसंद था, उसको क्या खाना चाहिए, उसने क्या हमें कहा है। लेकिन आपको पता सम टाइम ऐसा हो जाता है, किसी हेल्पर को कह देती हूँ कि चलें आप थोड़ा सा बनाएं, वो इवन के पानी भी डालेगी ना कस्टमर को, मैं ये कहती हूँ कि मैं अपने कस्टमर की अम्मी नहीं होती हूँ। वो मतलब हमारे घर में भी यही हो रहा होता है ना कि अगर अम्मी नहीं बनाती कोई और बनाता है तो फौरन से हमें टेस्ट करके पता चल जाता है जी आज अम्मी ने खाना नहीं बनाया, आज किसी और ने बनाया है। तो रुखसाना, आपका जो सबसे ज्यादा बिकता है, सेल होता है, वो कौन सी डिश है आपकी? हमारी माशाल्लाह से ओवरऑल तो सभी जाता है, लेकिन पाकिस्तानी फूड जो है वो ज्यादा सेल होते हैं हमारी माशाल्लाह से। रमज़ान में देगें बहुत ज़्यादा सेल हुई, 10 किलो की 15 किलो की मैं अकेली देगे बना लेती हूँ। जी, अकेली देगे बना लेती हूँ। मुझे खुद भी मतलब मैं अपने आप पर यकीन नहीं कर पाती कि वाकई मैंने डन की है, लेकिन अल्लाह ताला का ख़ास करम है, उसकी रहमत है, मेरे अंदर जज्बा है, जोश है, और उस जोश में मैं अपना काम करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मिस्टेक नहीं होती। अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू करती हूँ और काम एंड तक इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि बस अल्लाह ताला का शुक्र ही करती रहती हूँ। तो अभी तक आपके मेन्यू में कितनी डिशेज हैं टोटल? अनलिमिटेड हैं। मतलब सिर्फ देसी है पाकिस्तानी नहीं सब हैं, पाकिस्तानी, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, थाई, कोल्ड, हर किस्म की। और इससे हटकर भी अगर हमें कस्टमर कहता है कि हमें इसके हटकर, अब लाइक अब आप ये बताएं कि खिचड़ी कोई ऐड करता है मेन्यू में? नहीं, मुझे ऑर्डर आते हैं। अच्छा, अब ये कोविड था, मैंने अनलिमिटेड यखनियाँ बनाई हैं, और वो यखनी आप समझ लें उस टाइम में सिग्नेचर यखनी मेरी बन गई थी। अच्छा, और उस वक्त मतलब वो पीकर शिफा देने वाला तो अल्लाह ताला की जात है, लेकिन आप यकीन करें हर कस्टमर ने यही कहा कि आपकी यखनी पीकर हम लोग सेहतियाब हो गए हैं। सही, मतलब मैं हर चीज बना लेती हूँ। आप मुझे कहेंगे रुखसाना मुझे ये चीज चाहिए, मैं इनकार नहीं करती। अगर 1% कभी ऑर्डर आए तो मैं इनकार नहीं करती, मैं बनाती हूँ। मैं अपने आए रिस्क को नहीं ठुकराती, मैं बनाती हूँ, हर चीज बनाती हूँ। मेरे मेन्यू में हर चीज है, लेकिन इससे हटकर भी कस्टमर अगर स्पेशल रिक्वेस्ट करता है कि हमारे घर में कोई बीमार है, कोई मसला है, आप ये प्लीज बना दें, वो भी बना देते। हाँ, तो कुछ नया आ रहा है आपके मेन्यू में जो लोग ट्राई कर सकते हैं? बिल्कुल, ये हमारी ये नई डिश ट्रेडिशनल हमने इंट्रोड्यूस कराई है। अच्छा। ये दूसरी रेस्टोरेंट से जरा हटकर है, क्योंकि चिकन सज्जी तो बनाते तो सब ही हैं, लेकिन ये हमारी जरा दूसरों से हटकर हमने ना ये इंट्रोड्यूस कराई है। इसका जब टेस्ट आप करेंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा ये वाकई दूसरों से डिफरेंट है। जरूर, ये तो खाते तो हम हर जगह से ही हैं, हर जगह से मिलती है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो बनाते कैसे हैं, उनका तरीका कैसे है बनाने का। तो ये तो हम टेस्ट करके ही रुखसाना आपको बताएंगे और हमारे देखने वालों को भी बताएंगे कि कितनी मजे की बनी है। शक्ल से अगर खाना अच्छा लग रहा हो ना तो इसका मतलब उसका टेस्ट भी अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी धोखा भी दे जाती है। तो रुखसाना तबस्सुम हमारे साथ मौजूद थी। रुखसाना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इंस्पिरेशन मिली है कि आप अगर 12 साल उन्होंने बैंक की जॉब की है और बड़ी अच्छी जॉब की है, और उसके बाद उन्होंने 12 साल बाद अपनी लाइफ में रिस्क लिया और जो वो चाहती थी उन्होंने वो किया, और अब वो एक नामवर कह लें कि शेफ बन चुकी है और अपना बिजनेस रन कर रही हैं। तो जनाब, उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते सज्जाद अली का नया गाना आ चुका है, आतिश, आप वो सुनिए। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।